देखो अपने ने प्रीवियस वीडियो में बातचीत की थी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होती है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद दूसरा हेड हम क्या डालते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसमें अपने ने क्या पढ़ा था कि जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसे ऐड करना होता है, जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उसे हमको क्या करना होता है? माइनस, ठीक है। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, उसकी वो जो लिस्ट है एक एक नाम बोलते जाओ। सबसे पहला क्या है? देखो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, पहले तो ये हम बातचीत कर लेते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आने हैं, जो या तो आपके आने हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और या तो आने हैं तुम्हारे किस में? फाइनेंसिंग में। तो और या तो वो नॉन कैश होंगे। तो उसमें कौन कौन सा है भैया? डेप्रिसिएशन ऑन, किस तरह के एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है? टेंजिबल पे कि इनटेंजिबल पे? टेंजिबल पे। डेप्रिसिएशन के बाद दूसरा क्या है? एमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? इनटेंजिबल पे। फिर क्या है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या मतलब बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स ही ले लो, और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ठीक है, बोरोइंग्स। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं ये तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये कहाँ का है? ये तो बात क्लियर हो गई कि नॉन ऑपरेटिंग है, मगर ये क्या है? इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है? इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म। ये क्या है? फाइनेंसिंग का मैटर है। और कोई है पॉइंट उसमें? चलो अब नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जिसे माइनस करना है वो कौन कौन सी हो सकती हैं बताओ, उस लिस्ट में से बताओ। लॉस की जगह प्रॉफिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पड़े ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक। इंटरेस्ट पेड है, ठीक, तो इसका तो कुछ अपोजिट होगा नहीं। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करोगे। अच्छा, इंटरेस्ट पेड किए हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे, तो ये किसका था तुम्हारा? ये तुमने अभी बताया कि सर ये फाइनेंसिंग का था, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर रिसीव करोगे तो ये किसका होगा? ये कौन सी एक्टिविटी का होगा? इन्वेस्टिंग का होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है भाई? ऑपरेटिंग तो नहीं है, क्लियर है, या तो इन्वेस्टिंग होगा या तो फाइनेंसिंग होगा। क्या है? इन्वेस्टिंग है। और कोई है पॉइंट? नहीं ना, इतना नोट कर लो। उसके बाद फिर अभी हम कंटिन्यू किस में करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेकंड पॉइंट को हम शुरू करेंगे, ठीक है। बस इसको नोट करो, उसके बाद चलते हैं उसी पे। देखो भैया, अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वो मान लो कि ऑपरेटिंग के बाद ये फ्लो चला आ रहा है, ये बोर्ड चल रहा है हमारा, मतलब ये हमने लाइनें ऐसे खींची हुई हैं। फिर हम बी हेड डालेंगे, लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कैसे कैसे हो सकता है? दो ही तरह से होता है, या इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या ध्यान देना है? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा आया, पैसा आया, तो ये क्या है? इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है। तो ये आपने दो कॉलम आपको बनाने थे, ये हमने कल बातचीत कर ली थी। ये पॉजिटिव फिगर। पेमेंट, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो आप उसके लिए क्या करोगे? पे करोगे। पे करोगे तो ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? तो आउटफ्लो कहाँ आपका आ जाना है? इन द ब्रैकेट, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना भैया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट काउंट करना ही नहीं है, तो काउंट क्या करना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में फिर से बोलते रहा हूं, क्यों नहीं काउंट करना है? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर पैसा आया है, इनफ्लो है, तो विदाउट ब्रैकेट। और अगर आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, परचेज करने के लिए आप पेमेंट करते हो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? आउटफ्लो, ये इन द ब्रैकेट हो जाएगा।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, रिसीव्ड वर्ड है, ध्यान देना है भैया। इंटरेस्ट क्या है, डिबेंचर्स पे रिसीव कर रहे हो या डिविडेंड रिसीव कर रहे हो। पे करते तो फाइनेंसिंग में रहता, रिसीव कर रहे हो तो कहाँ आएगा ये, इन्वेस्टिंग में। ठीक, लाइन आप खींचेंगे, सब प्लस माइनस आप मैच करोगे, एंड रिजल्ट आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, और लाइन बंद कर लोगे, जो एंड रिजल्ट यहाँ आया वो आप सेकंड कॉलम में ले आओगे, और ये जो फाइनल कॉलम है इसमें बस अभी तक एक ही चीज़ ले आए थे, ऑपरेटिंग का बैलेंस ले आए थे, बाकी तो सारे बैलेंसेस को इनसाइड ही आप शो कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो भी फाइनल रिजल्ट आया वो मान लो कि पॉजिटिव या निगेटिव यही कुछ आएगा। अब जो भी आएगा, पॉजिटिव आया तो आप क्या लिखोगे, नेट कैश इनफ्लो लिखोगे, और अगर ये निगेटिव आया होगा तो आप इसको ब्रैकेट में डालोगे, यहाँ भी ब्रैकेट में डालोगे, तो आप इसको क्या लिखोगे, आउटफ्लो लिखोगे। फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी से है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, खत्म हो गया। अब इसके बाद ये तो इन्वेस्टिंग का बस इतना ही बड़ा फॉर्मेट है, ज़्यादा मेहनत है ही नहीं। अब इसमें तुम्हें जानने की ज़रूरत क्या है, ये अकाउंट जो बनेंगे वो सिर्फ इस चीज़ के लिए बनेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ये तुम्हें कैलकुलेट करना होगा कि फिक्स एसेट कितने का तुमने क्या किया है, खरीदा है, ये तुम्हें अकाउंट बना के आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्किंग नोट बनता है अकाउंट बना के, वो होते ना, ये जो पेपर पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो किन किन चीज़ों के लिए बनता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और मैं ये बता दे रहा हूँ, एक एक हम चीज़ चेक करेंगे। एक तुम्हें करना है, फिगर तुम्हें निकालना है किस चीज़ का, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स एसेट कितने का खरीदा, ये तुम्हें क्या निकालना है। सेल का तो फिगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन रहेगा, वो तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें क्या करना है, परचेज निकालना है। दूसरा, आपको एक और चीज़ जाननी हो सकती है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट नहीं बेसिकली ये गलत है, गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी कई बार हमें निकालना पड़ता है, हालांकि मोस्टली ये दिया होता है क्वेश्चन में। मगर अच्छा, ये अगर गेन या लॉस है तो ये कहाँ तुम रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ऑपरेटिंग में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ऑपरेटिंग में किस हेड में कर रहे थे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। ये आज ही का वीडियो में शुरुआत में यही बताया था। ठीक, और एक और चीज़ क्या निकालनी है, निकालना सीखना है, अभी हम तुरंत इसी को सीखेंगे, अमाउंट ऑफ, ध्यान देना, टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन का अमाउंट। ठीक है, और डेप्रीसिएशन का फिगर हम कहाँ डालते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डेप्रीसिएशन ऐड हो रहा था ना नॉन ऑपरेटिंग में। तो अब हम बनाना सीखेंगे एसेट अकाउंट, इसका वर्किंग नोट, एक एसेट अकाउंट हम अभी बनाना सीखेंगे और इसका काम हो जाएगा। इतना नोट करो, फिर मैं एक एसेट अकाउंट कैसे बनता है, ये परचेज का फिगर आप कैसे असर्टेन करते हो, ठीक है, परचेज का फिगर कैसे निकालते हो, गेन या लॉस आप कहाँ लिखते हो, कहाँ मेंशन करते हो, डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो, ये हम अभी बस तुरंत सीखेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो, ये हम लोग बातचीत कर ले रहे हैं क्रिएशन ऑफ एसेट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात एकदम सुन लो। एसेट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एसेट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, रियल अकाउंट है। पर्सनल और रियल अकाउंट जो होते हैं वो आपके बैलेंस होते हैं, और नॉमिनल डायरेक्ट क्लोज होता है, और सिर्फ नॉमिनल से ही क्लोज होता है। नॉमिनल की एक और खासियत है कि वो सिर्फ किससे क्लोज होगा, नॉमिनल से। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग या पीएल से, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल भी नॉमिनल ही होते हैं। ठीक, तो ओपनिंग बैलेंस, अच्छा एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को क्या कहते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं, और हम लिखते क्या है, बैलेंस B/D। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में बाई लगता है, बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा तुमको, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा, क्लोजिंग भी गिवन होगा। अब मान लो कि क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, इसका मतलब ये लेजर बैलेंस कर लिया गया था ना, इसका तो मतलब यही है कि ये लेजर बैलेंस कर लिया गया था। ठीक, अब एसेट पे लगा होगा डेप्रीसिएशन, 11th में डेप्रीसिएशन पढ़े हो, डेप्रीसिएशन कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में, बाई डेप्रीसिएशन। जो भी एसेट पे एनुअल डेप्रीसिएशन लगा है या बेचे जाने तक लगा है वो यहाँ पे। एसेट जब परचेज की जाती है तो कहाँ लिखी जाती है, डेबिट में, और सेल की जाती है तो कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में। क्योंकि जब एसेट बेची जाती है तो एंट्री क्या बनती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक लिखा जाएगा।
बाई बैंक, ठीक है, यानी कि ये बाई बैंक किस चीज़ के लिए लिखा गया है, सेल के लिए, ठीक है, सेल ऑफ एसेट के लिए। अब अगर एसेट वो लॉस पे बिकी है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाई लॉस ऑन सेल, या बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख दिया जाता है, ठीक है, अगर वो लॉस पे बिकी है तो। अच्छा लॉस पे तो अब क्या ही लिखना है, लॉस वर्ड जब यूज ही कर दिए तो क्या इसमें लिखना। और अगर वो एसेट प्रॉफिट पे बिकी होती, स्टार लगा दे रहा हूँ, दोनों में से एक ही होगा, अगर वो प्रॉफिट पे बिकी होती तो आप डेबिट में लिखते टू गेन ऑन सेल लिखते। भाई दोनों में से एक ही होना है, दोनों तो हो नहीं जाना है, नहीं ना, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज होता है या तो गेन वर्ड यूज होता है, ठीक, कोई कंफ्यूजन। स्टार का मतलब यह है कि दोनों में से कुछ एक ही होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि सेम एसेट पे प्रॉफिट भी हो जाएगा लॉस भी हो जाएगा, अरे भाई या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, ठीक। अब तुमने ये क्रेडिट का पूरा अमाउंट जोड़ा और मान लो कि क्रेडिट का फिगर जो भी आता है तो लेजर का रूल ये कहता है कि जो ये फिगर है वही ये भी फिगर होना चाहिए। तो ये वाला फिगर यहाँ उठा के भर दोगे, फिर डेबिट जोड़ोगे और डेबिट तुम पाओगे कि डेबिट आ रहा है कम, मगर अब वो कम आ रहा है तो बैलेंस नहीं करना है क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है, बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो उस डिफरेंस फिगर को यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे तुम टू बैंक, और ये टू बैंक क्या रिफ्लेक्ट करेगा, यही ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने एसेट कितने की परचेज की है, ठीक। और यही परचेज का फिगर उठा के कहाँ डालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है, कि पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फलाना एसेट, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग, एक्स वाई जेड वॉटेवर है, ठीक। सेल का मालूम होगा, सेल वाला भी लिखना ही होगा, सेल वाला भी वहीं लिखना होगा, मगर सेल का फिगर गिवन होगा, परचेज का नहीं गिवन होता, वो हमको निकालना होता है, ठीक है। एक डीके गोयल साहब की किताब में एक इलस्ट्रेशन है, आई थिंक मैंने देखो मार्क किया होगा, 23 है क्या, ठीक है, एक है वो अभी हम लगाएंगे सेम इसी पे, वो मैं क्वेश्चन नोट भी कर दे रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। और देखो ये कैसे समझ में आता है, क्लियर, नोट कर लो इसको। एसेट अकाउंट आ गया ना बनाने सबको, पक्का, चलो देखो भैया ये क्वेश्चन बोर्ड पे नोट हमने कर लिया, मशीनरी है, ये आपको कहाँ मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और नोट्स टू अकाउंट्स में मिलना है। मशीनरी का बैलेंस जो है वो नोट्स टू अकाउंट में मिलना है और ये जो लाइन है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलनी है, प्रॉपर अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। 2019 का फिगर, 2018 का फिगर, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में फिगर ऑफ द करंट ईयर पहले होता है, फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर बाद में होता है, क्लियर है बात, ठीक। 2018 में मशीनरी का फिगर कितना था 5 लाख और क्लोजिंग फिगर कितना हुआ 6 लाख। तो अगर आप यहीं पे देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आइडिया हिट करेगा कि ओहो इस साल मशीनरी कितने की खरीदी गई है, 1 लाख की, ठीक, और तुरंत तुम परचेस डाल दोगे। भाई 5 लाख से मशीनरी 6 लाख की हो तो 1 ही लाख की खरीदी गई ना, गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा यहीं पे, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड लगा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 164, क्लोजिंग है 180। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि 160 से 180 कितने का डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगा एक्यूमुलेटेड में, 16,000 का, क्लियर। अब नीचे का स्टेटमेंट भी पढ़ लो, तो इस हिसाब से नीचे का स्टेटमेंट के आने के पहले इस हिसाब से मशीनरी का ओपनिंग नेट ओपनिंग बैलेंस कितना बचा, 5 लाख बोलेंगे कि 336 बोलेंगे, 336,000 बोलेंगे, ठीक है, 5 लाख मत कर देना। और मशीनरी का क्लोजिंग अब 6 लाख बोलेंगे नेट, मैं नेट क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस की नहीं, नेट क्लोजिंग क्या हो जाएगी 420 हो जाएगी, ठीक। आ जाओ भैया मैं दूसरे मेथड पे मैं बातचीत करता हूँ इसलिए, तो नेट ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस BD लिखोगे, नेट ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,36,000, ठीक है। क्योंकि बुक्स में एक और मेथड भी होते हैं जो वो 5 लाख और 6 लाख से बताते हैं, तो उसमें वो 2 अकाउंट बनाना बताते हैं, ठीक है, एक एसेट अकाउंट बनाना बताएंगे, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना बताएंगे। अपन सीधे एक ही अकाउंट से सारा काम फाइनल करते हैं, ठीक, ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। अकाउंटेंट है, कोई टाइपिस्ट थोड़े ही है, स्टेनोग्राफर नहीं ना जीवन में बनना है, ठीक। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000 का है, लाइन खींच दो, बैलेंस CD लिखने का मतलब है लाइन खींच गई, अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक। अब डिप्रिसिएशन कितने का लगा है मशीनरी पे, लाइन क्या कह रही है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख की मशीनरी जिसकी इनिशियल कॉस्ट थी, जिस पे अब तक डिप्रिसिएशन 44 का लग चुका था, ठीक है, वो बेची गई है 30,000 में। 1 लाख रुपए का सामान था जिस पे अब तक डिप्रिसिएशन 44,000 लग चुका था,
तो वैल्यू बचनी थी 56,000 और जो सोल्ड आउट कितने में हुई है 30 में। 56,000 रुपये का माल 30,000 रुपये में बिका है, प्रॉफिट पे बिका है कि लॉस पे? कितने के लॉस पे? 26,000 रुपये के लॉस पे बिका है। क्लियर हो गई बात? ये अब मैं मिटा रहा हूँ। लॉस जो है वो हट जाओ, लॉस कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में कि क्रेडिट में? लॉस कहाँ लिखा जाता है एसेट अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट? लॉस जो होता है वो आप क्रेडिट में लिखते हैं। तो आप सबसे पहले लिख लो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक। अभी हम इस पे आएंगे, इसका फिगर हम भरेंगे। फिर मशीनरी बेची गई बाय बैंक, कितने में बिकी है? सोल्ड फॉर ₹30,000, 30,000 में बिकी है। बाय बैंक डाल दो 30। लॉस भी अपने ने निकाल लिया, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखो। लॉस ऑन एसेट ही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 26। अब सर डिप्रिसिएशन का फिगर ही सब कुछ आपको निकलवा के देगा, ठीक है। ये फिगर गलत भर दिए तो यहाँ का फिगर गलत हो जाना है। अब आ जाते हैं डिप्रिसिएशन के फिगर पे। 16,000 का डिप्रिसिएशन ये दिख रहा है एक, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है उस मशीनरी पे दिख रहा है 44। तो टोटल डिप्रिसिएशन अब तक कितना हुआ? 16,000 प्लस 44,000 इज इक्वल टू 60,000, ठीक है। तो बाय डिप्रिसिएशन में कितना हम डाल देंगे? 60,000, ठीक है। अब क्रेडिट देखो, सीडी हो चुका है यानी कि बैलेंस हो चुका है, मगर एक्चुअल में क्या क्रेडिट और डेबिट बराबर है? नहीं। क्रेडिट का जो आपका टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60, 30, 90, 90 और 20, 1 10, 1 10 और 4 20, 5 36, टोटल 5 36 आ रहा है ना। 5,36,000 जो इस कॉलम में डाले वही यहाँ भरना होता है, रूल यही होता है। 5,36,000, मगर डेबिट तो 536 है, नहीं है। डेबिट तो कितना है? 336 है, यानी कि कितने की कमी है? 2 लाख। अब डेबिट क्रेडिट देखो बराबर है। अब हमने 2 लाख यहाँ भर दिया, अब बराबर हो गया। लिखेंगे क्या सर? टू बैंक इन द ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। और ये जो टू बैंक है, एक मिनट इधर देख लो पहले, ये जो टू बैंक है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है, देखो अब हमने अगर अनुमान जो ऊपर लगाया था कि 1 लाख की खरीदी गई है, वो अनुमान एंड में क्या हो गया? फेल कर जाता है यहीं पे तुरंत। परचेज ऑफ मशीनरी कितने की हुई है? 2 लाख रुपए की हुई है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना फिगर डालोगे? क्लियर हो गई बात? मैंने ये डीके गोयल साहब की किताब में से कौन सा इलस्ट्रेशन उठाया है? 23 है ना, आई थिंक। मुझे पब्लिकेशन आसपास चेक कर लेना, ठीक है, न्यू या ओल्ड के हिसाब से, ठीक है। मगर हाँ, अरे तुम्हारा नहीं, जिनके पास मान लो हर बच्चे के पास न्यू नहीं होती है ना, ठीक। तो मैंने इलस्ट्रेशन इसलिए उठाया है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से भी चेक कर लें भाई, सामने आपके पास आंसर है। उनके यहाँ भी जो उन्होंने अपने मेथड से किया है उसमें भी परचेज ऑफ एसेट 2 ही लाख का आया है, हमारा भी 2 ही लाख का है। डिप्रिसिएशन जो वो दिखाए हैं वो कितने का दिखाए हैं? 60 का। हमने भी कितने का दिखाया है? 60 का ही। जो डिप्रिसिएशन ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो 60,000 ही होगा, हमारा भी 60 का हुआ है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट आई है 30, हमारे भी 30। लॉस 26, हमारा भी 26। मामला क्लियर है? तो फिर ये तो तुम्हें अब डिसाइड करना है कि तुम 2 अकाउंट बनाओ और या 1 अकाउंट बनाओ, या बहुत तेज हो तो बिना बनाए कर लो, हालांकि उस पर वर्किंग नोट का नंबर कट जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो गया। अभी अपने को नेक्स्ट वर्किंग डे पे क्या बात करनी है? फाइनेंसिंग, और उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सीखना है, ठीक। फिर एक दिन हम कॉम्पैक्ट बात कर लेंगे, एक छोटा मोटा क्वेश्चन उठा के, ठीक है, पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन पूरा लगा के हम खत्म कर लेंगे। क्लियर? चलो।